हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नई यूनिट। अगर मैं एमकॉम फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो ये है आपकी यूनिट 8 और सेकेंड ईयर की बात करूँ तो ये है यूनिट 9, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड अदर सर्विसेज। ओके, सो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो हमने लास्ट के कुछ सेशंस किए हैं वो टॉपिक्स, वो चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनको स्किप मत करिएगा, वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। और अब आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम पेज का नाम, इग्नू ई पाठशाला। इसको ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं वहाँ पे मैं आपको रेगुलरली इन्फॉर्म करती रहती हूँ। ठीक है, और जहाँ तक रही बात आपकी पीडीएफ की, पीडीएफ आपको मिलेगी अब टेलीग्राम चैनल पे ही, तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रांडिंग के बारे में। तो इसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक, सो ब्रांड्स हैव बीन अराउंड फॉर मेनी इयर्स सिंस बिजनेस बिगैन। द मैनेजर्स थॉट अबाउट ब्रांडिंग वंस द प्रोडक्ट वाज डेवलप्ड, प्राइस्ड एंड पैकेज्ड। So branding a product was a decision in the end and was never given any significance, as they felt that good product will generate sales automatically. देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पहले प्रोडक्ट को डेवलप करती थी, उसकी प्राइसिंग करती थी और प्रोडक्ट को पैक करती थी। ठीक, अब ये इनका जो मेजर रोल था प्रोडक्ट को लेके, लेकिन कभी भी इन्होंने ब्रांडिंग के ऊपर एम्फेसिस नहीं दिया, ब्रांडिंग को सिग्निफिकेंस नहीं दी, क्योंकि उस टाइम पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या सोचते थे कि अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो उसको ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है, वो प्रोडक्ट ऐसे ही मार्केट में सेल हो जाएगा और हमारे लिए सेल्स जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ब्रांडिंग वाज अ पैसिव एक्टिविटी गिविंग नेम्स टू प्रोडक्ट्स डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड एट द कंपनीज विल, बट in the last 2 decades there are the hot spots in total marketing process. When brands are so important, branding becomes even more इम्पॉर्टेंट। तो बिजनेस फर्म्स का ये सोचना था कि ब्रांडिंग क्या है, हमारी पैसिव एक्टिविटी। पैसिव एक्टिविटी का मतलब हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या कंसिडर किया था कि हमारी प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, हमारे प्रोडक्ट को बनाना, उसकी प्राइसिंग और पैकेजिंग करना। ठीक, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें लोगों को रियलाइज होने लगी, बिजनेस फर्म को रियलाइज होने लगी कि ब्रांडिंग भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, ब्रांडिंग भी एक हमारी एक्टिव एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है, जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, सो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग. Product identification refers to the creation of means by which the products of a firm can be recognized. Product identification decision may be as significant for the product development as any other product decision. तो बिजनेस फर्म्स को ये रियलाइज हो गया कि ब्रांडिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है उनके प्रोडक्ट का। क्यों? क्योंकि ब्रांडिंग के हेल्प से हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट, अब ये ब्रांडिंग क्यों की जाती है? ताकि प्रोडक्ट्स को हम इजीली डिफरेंशिएट कर सके, है ना, एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में डिफरेंशिएट कर सकें या एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकें। राइट, तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, जैसे कि BMW है यहाँ, ठीक है, ऑडी हो गई, टोयोटा हो गई, शेवरलेट हो गई, फिएट हो गई, ये सब क्या है, हमारी कार की ब्रांड्स हैं। राइट, अब सब कार ही मैन्युफैक्चर करती हैं। राइट, लेकिन हर ब्रांड की अपनी अलग आइडेंटिटी है, हर प्रोडक्ट की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो प्रोडक्ट BMW बनाती है, जो कार BMW बनाती है, वो ऑडी से डिफरेंशिएट करती है, वो ऑडी से अलग होती है, टोयोटा से भी अलग होगी, है ना, और फिएट से भी अलग होगी। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ही प्रोडक्ट को कई कंपनीज बनाती हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट की अपनी अलग आइडेंटिटी है, हर ब्रांड की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन प्रोडक्ट को लेके। हो सकता है कोई प्रोडक्ट में या कोई कार में अलग फीचर्स हो, किसी और की ब्रांड की कार में अलग फीचर्स हो। राइट, तो यहीं पे क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अभी हमने बात करी ब्रांड के बारे में एकदम सिंपल टर्म्स में, एकदम इजी लैंग्वेज में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ब्रांडिंग का क्या मतलब होता है मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में या मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। So in management context, branding is a symbolic representation of information associated with a product or service. A brand particularly consists of a name, logo, other visible features including color combinations, fonts, images, symbols, etc. A brand raises a number of expectations in the minds of the individual in relation with particular goods or services. देखिए, ब्रांड और ब्रांडिंग इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर मैं ब्रांड की बात करूं तो ब्रांड क्या होती है, असेट होती है किसी भी कंपनी की, ठीक है। क्योंकि ब्रांड क्या रिप्रेजेंट करती है, उस कंपनी का नेम, उस कंपनी का लोगो, उस कंपनी के फीचर्स, उसके कलर कॉम्बिनेशंस, उसके फॉन्ट साइज, सिंबल, सब कुछ कौन रिप्रेजेंट करता है, ब्रांड। लेकिन अगर मैं वहीं ब्रांडिंग की बात करूं तो ब्रांडिंग क्या होता है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट किस चीज का होता है, टाइम का, मनी का और रिसोर्सेस का, जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है ताकि वो अपने ब्रांड को सेटल कर सके, मार्केट में उसकी एग्जिस्टेंस को बनाए रख सके, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं इस पे बात करूं तो ब्रांड क्या होता है, गोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन ब्रांडिंग क्या होती है, स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है, कि किस स्ट्रैटेजी के थ्रू हम अपने ब्रांड को मार्केट में सेटल कर सकते हैं, मार्केट में उसकी एग्जिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिफाइंस अ ब्रांड एज अ नेम, अ टर्म, साइन, सिंबल or design or a combination of them intended to identify the goods or services of one seller or a group of sellers and to differentiate them from those of the other sellers, ठीक है। ये समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी अगर आप पेपर में आंसर लिखते हैं स्पेशली 20 मार्क्स के, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि पैटर्न थोड़ा याद रखिएगा। सबसे पहले आप उसमें इंट्रोडक्शन जब लिखेंगे तो वहाँ पे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करिएगा, डेली लाइफ से थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक। जब डेफिनेशन की बात आती है तो एक दो डेफिनेशन ऐसी याद रखिएगा जो आप वहाँ पे पेपर में लिख सकें, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर यूनिट में जो भी डेफिनेशंस हैं या टॉपिक की डेफिनेशंस हैं, मैं उसको प्रॉपरली आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बुक्स में अवेलेबल नहीं होती है डेफिनेशन, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये डेफिनेशन आपको दे दी है कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। सो इट हेल्प्स इन फैसिनेटिंग एंड रिटेनिंग लॉयल कस्टमर्स। द एक्ट ऑफ नेमिंग अ फैमिली मेंबर्स is quite similar to branding. Here the producers have children in the form of products or services similar to the parents having their own children. As the biological parents are anxious to understand the personality trait of their children, similarly producers are anxious to find out the nature and scope of their products, not on the names but based on the launch of the product. Therefore, a managerial process of deciding a particular name for a given product is called as branding. तो ये आप लोग भी जानते हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो ब्रांड का प्रोडक्ट है, मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो उन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अगर प्रोडक्ट ब्रांडेड है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, है ना, और वो प्रोडक्ट अनब्रांडेड प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, सुपीरियर होगा, राइट। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने की कोशिश की गई है कि जैसे कि कोई फैमिली में अगर नया मेंबर आता है, उसका नाम हम रखते हैं, वैसे ही ब्रांडिंग भी होता है, ठीक। जैसे किसी पेरेंट के लिए उनका चाइल्ड होता है, उनके चिल्ड्रन होते हैं, सिमिलर बेसिस पे प्रोड्यूसर के लिए भी उसके चाइल्ड या चिल्ड्रन कौन होते हैं, उसके प्रोडक्ट्स और उसके सर्विसेज, ठीक है। अब जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं अपने चाइल्ड का नाम रखने के लिए, है ना। अब ये नाम जो रखा जाता है किसी भी चाइल्ड का, वो किस बेसिस पर रखा जाता है, उसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के रखा जाता है, उसकी थोड़ी पर्सनालिटी ट्रेट्स को देख के रखा जाता है ना। क्योंकि अगर मैं हिंदू रिलीजन की बात करूं, क्योंकि मैं और रिलीजन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानती हूँ, तो मैं अगर हिंदू रिलीजन की बात करूं तो ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन गॉड या गॉडेसेस के नेम्स को यूज करके या गॉड या गॉडेसेस के नेम्स से जो सिनोनिमस नेम्स होते हैं उनके, अगर वो अपना नाम रखते हैं या अपने चाइल्ड का नाम रखते हैं, तो
किस बेस पे रखा जाता है, उसकी थोड़ी पर्सनालिटी ट्रेट्स को देख के रखा जाता है, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी आपने सुना होगा कि किसी का नाम किसी गॉड या गॉडेसेस के ऊपर होगा, और अगर उसके जो भी काम है या करने का तरीका है काम, या फिर मैं कहूँ उसके कर्म ऐसे अच्छे नहीं हैं, तो आप लोगों को कहते ये भी सुना होगा कि तुम अपने नाम के एकदम विपरीत हो या अपने नाम के एकदम ऑपोजिट हो, है ना। तो जिस तरह किसी चाइल्ड का नाम उसके पर्सनालिटी के बेसिस पर रखा जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर रखा जाता है, सिमिलरली प्रोड्यूसर भी क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को जब कोई नेम देता है तो उसके नेचर और स्कोप को कंसिडर करके ही उसका नाम देता है, ठीक है। तो जिस तरह किसी चाइल्ड का नाम अगर गॉड या गॉडेसेस के नेम पे रखा जाता है तो उस नाम को उसे जस्टिफाई करना चाहिए, राइट। तो सिमिलर बेसिस पे जब प्रोडक्ट का भी नाम रखा जाता है तो प्रोडक्ट का नाम ऐसा रखना चाहिए जो कि कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सके और कंज्यूमर्स के माइंड में अपनी एक जगह बना सके। अब अगर आपने अपने प्रोडक्ट का नाम ऐसा रख दिया जो कि कंज्यूमर्स को इनएप्रोप्रिएट लगा या फिर वो नाम सुन के अग्रेशन में आ गए, तो क्या आपका प्रोडक्ट कभी मार्केट में सेल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। चाहे वो कितना भी ब्रांडेड प्रोडक्ट हो, वो कभी भी कंज्यूमर्स के माइंड में अपनी एग्जिस्टेंस को क्रिएट नहीं कर पाएगा, राइट। तो इसीलिए बिजनेस फॉर्म्स को बहुत सोच समझ के अपने प्रोडक्ट का नाम, साइन, सिंबल या डिजाइन को फ्रेम करना पड़ता है ताकि वो किसी भी इंडिविजुअल के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रांडिंग, कि ब्रांडिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला पॉइंट है हमारा टू डिफरेंशिएट अ फर्म्स प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू लीगली प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। देखिए, जो भी प्रोडक्ट है अगर उसकी ब्रांडिंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो लीगली प्रोटेक्ट हो जाता है, राइट। क्योंकि हमने ब्रांड में क्या बात करी कि ब्रांड क्या होता है, एक लोगो होता है, एक सिंबल होता है, एक साइन होता है, ठीक है, जिससे हम कंपनी के प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या सिमिलर नहीं है ट्रेडमार्क से? ट्रेडमार्क में भी अगर हमने बात करी थी, आपको याद होगा, तो क्या था ट्रेडमार्क? एक सिंबल होता है, कोई वर्ड हो सकता है जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है। ट्रेडमार्क्स और पेटेंट होने का आपके पास ये मतलब होता है कि अब आपके पास लीगल प्रोटेक्शन है अपने प्रोडक्ट को लेके, और कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी आपकी इनोवेटिव टेक्निक्स को अब कॉपी नहीं कर सकती, उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकती है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है टू बिल्ड वैल्यूज फॉर कस्टमर्स। अब जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है वो कहीं ना कहीं वैल्यू बिल्ड कर देता है कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि जो कंज्यूमर है वो आपके प्रोडक्ट में बिलीव करता है, प्रोडक्ट को आपके ट्रस्ट करता है, आपके ब्रांड को ट्रस्ट करता है, तभी वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज भी कर रहा है, ठीक है। कि कंज्यूमर भी अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है कि जो प्रोडक्ट ब्रांडेड है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड होगा, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो उसकी नीड्स को फुलफिल करेगा, जो कि हो सकता है एक अनब्रांडेड प्रोडक्ट ना कर पा रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू इंक्रीज ब्रांड लॉयल्टी। अब जब प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होना शुरू हो जाती है, मार्केट में प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंस बढ़ने लग जाती है, तो वो ब्रांड लॉयल्टी को भी इंक्रीज कर देती है कि ब्रांड लॉयल है, ब्रांड को आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसका टू मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी। अब कोई कंज्यूमर है, ठीक है, वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट देखता है और एक अनब्रांडेड प्रोडक्ट देखता है, और दोनों ही प्रोडक्ट सेम है, लेकिन वो ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा एम्फेसिस देता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो अगर कोई प्रोडक्ट ब्रांडेड है, उसकी ब्रांडिंग की जा रही है, तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को हमेशा मेंटेन रखा जाए, क्योंकि कंज्यूमर्स प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड के बेसिस पे ही ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को परचेज करता है। अगर उसको प्रोडक्ट में क्वालिटी ही नहीं मिलेगी तो वो क्या ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं परचेज कर सकता है, वो तो काफी चीप रेट में अवेलेबल होगा इन कंपैरिजन टू ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, राइट। आई होप ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। पहला पॉइंट है हमारा सेपरेट स्टेटस। So the brands of soaps such as Hamam, Lux, Pears, Moti indicate their own individual distinctive characteristics. The article is the same, that is soap, but each brand has a separate status, creates different impressions upon consumers. The consumer at once understands all about the quality,
and price when he reads the advertisements of the brand. Therefore, branding facilitates the manufacturer to isolate his product from those of the others and then to make it popular in the market. So, branded products enjoy individuality और separate existence. तो यहाँ पे अगर हम सोप की ब्रांड्स को कंसिडर करें, जैसे कि हमाम हो गया, लक्स है, पियर्स है, मोती है. अब हमाम और मोती इतना ज़्यादा अब नहीं है मार्केट में, क्योंकि ये आपके पेरेंट्स के टाइम पे चलते थे. अगर आप अपने पेरेंट्स पूछेंगे तो बताएंगे हमाम और मोती सोप आते थे. ठीक है, तो ये सब क्या है, सोप की ब्रांड है. सब क्या बनाती हैं, सोप ही बनाती हैं, लेकिन सब ब्रांड की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इन्हीं अलग ब्रांड की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो कंज्यूमर होता है वो इन्हें डिफरेंशिएट कर सकता है. ठीक है, जैसे अगर मैं पियर्स की बात करूं तो पियर्स एक अलग टाइप का सोप है. ठीक है, ग्लिसरीन ज़्यादा है उस सोप में. और अगर मैं लक्स की बात करूं तो लक्स काफ़ी फॉर्म में आता है, मतलब लक्स में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस भी हैं. कोई बहुत सस्ता लक्स भी आता है, कोई प्रीमियम लक्स भी आता है. तो हर ब्रांड की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इन्हीं अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उनको सेपरेट स्टेटस भी दिया जाता है. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्थ पब्लिसिटी. इट enables producers to publicize the product or the name of the organization with great ease. Once the brand is established and gets reputation in the market, only moderate advertising becomes sufficient to retain the memory of the product in the minds of the consumer. तो अगर ब्रांड की इमेज अच्छी है और मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टेंस क्रिएट कर चुकी है तो मॉडरेट एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी कंज्यूमर्स को इजीली प्रोडक्ट पिच किया जा सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि पियर्स का सोप है या डव सोप है, तो आप ये चीज़ एनालाइज करेंगे कि विंटर सीजन में इन सोप के जो एडवर्टीजमेंट है वो ज़्यादा आते हैं इन कंपैरिजन टू समर. क्यों? क्योंकि जो विंटर्स होते हैं उस टाइम पे हमारी जो स्किन होती है बहुत ड्राई हो जाती है. ठीक है, और उस टाइम पे हमें ऐसा सोप चाहिए होता है जो जिसमें ग्लिसरीन ज़्यादा हो. ठीक, तो मार्केटर भी इस चीज़ को एनालाइज करता है और जानता है कि किस प्रोडक्ट की डिमांड किस टाइम पे ज़्यादा होगी. ठीक, तो विंटर्स में छोटा सा एडवर्टीजमेंट कर देता है डव के सोप्स का. ठीक है, और उसके बेनिफिट्स बता देता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता है और कंज्यूमर्स इजीली उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते. क्योंकि मार्केटर ये जानता है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट को लेके अवेयर है, कंज्यूमर को पता है कि ऐसा प्रोडक्ट आता है, लेकिन उस प्रोडक्ट की मेमोरी को रिटेन करना या फिर मैं कहूँ कि कंज्यूमर को याद दिलाना किसका काम होता है, मार्केटर का. और किसके थ्रू याद दिलाता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू याद दिलाता है. ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आया. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्री सोल्ड गुड्स. सो नेशनल पब्लिसिटी ऑफ branded product is very easy. A branded article is willingly stocked by retailers as their advertising expenses on that product are reduced on account of the fact that the branded articles get sufficient publicity by the manufacturer's own advertising campaign. देखिए, ब्रांडेड प्रोडक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो रिटेलर्स होते हैं उनको प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप ये प्रोडक्ट परचेज करिए. राइट, क्योंकि जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है प्रोडक्ट का, वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स चला चुका होता है कि कंज्यूमर ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होता है. वो जानता है कि किस ब्रांड का प्रोडक्ट कैसा है और उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. तो यहाँ पे जो रिटेलर्स हैं उनका जो एक्सपेंसेस, उनके जो खर्चे हैं एडवर्टीजमेंट को लेके, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाते हैं. और इसीलिए जो रिटेलर्स होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स को स्टॉक करने की कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ताकि वो जानते हैं कि वो फ्यूचर में वो प्रोडक्ट्स ईजिली सेल हो जाएंगे, उनको आगे भी इसकी एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्वालिटी अश्योरेंस. Once a branded article is established in the market, the manufacturer has to remain alert in maintaining its quality so that preference of the public for that brand may not diminish in future. तो ये हमने डिस्कस भी किया था कि मार्केटर को कभी भी अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, है ना. उसकी क्वालिटी को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि जो कंज्यूमर है अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा अमाउंट पे कर रहा है तो वो इसी बेसिस से पे करता है क्योंकि उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी चाहिए. राइट, लेकिन अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसको मेंटेन नहीं किया जाएगा, तो आगे जो डिमांड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो डिमिनिश हो जाएगी, कम हो जाएगी. राइट, नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ओवर प्राइसेस.
Manufacturer can directly control the prices of the article. As in the case of the branded products, it is he who has to fix the retail selling price and print them on the पैकेज। जो हमारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसका जो कंट्रोल रहता है वो पूरा किसके पास रहता है? मैन्युफैक्चरर के पास रहता है, प्रोड्यूसर के पास रहता है जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है। ठीक है, वो उस प्रोडक्ट के ऊपर प्राइसेस को फिक्स करके देता है और उसकी जो पैकेजिंग है वो भी कौन करके देता है? मैन्युफैक्चरर ही करके देता है। तो यहाँ पे रिटेलर का कोई रोल नहीं रह जाता। यहाँ पे रिटेलर कंज्यूमर से मनचाहा पैसे चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर ने उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर चुकी होती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चीटिंग इम्पॉसिबल। एज द रिटेलर प्राइस ऑफ द ब्रांडेड प्रोडक्ट इज फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, द कंज्यूमर्स कैन नॉट बी चीटेड एट द हैंड्स ऑफ द रिटेलर्स। द रिटेल प्राइस मस्ट बी प्रिंटेड ऑन ईच पैकेज। अब ये पॉइंट पिछले पॉइंट से इंटरलिंक्ड है। क्यों? क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर खुद उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिफाइन करके रिटेलर को सेल कर रहा है तो रिटेलर यहाँ पे कंज्यूमर्स से कोई भी एक्स्ट्रा मनी नहीं चार्ज कर सकता है ना। तो यहाँ पे चीटिंग इसीलिए इम्पॉसिबल हो जाती है क्योंकि कंज्यूमर को पता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या है और वो उस प्राइस को ही पे करेगा। रिटेलर यहाँ से कुछ भी ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता है। ठीक, लास्ट पॉइंट है इसका consumers confidence. So consumers pin their faith on the branded articles as they are certain that the manufacturer has tactically undertaken the responsibility in regard to its quality through his own trade name or mark. तो यहाँ पे आप ये एनालाइज करेंगे कि जो लास्ट के 3 पॉइंट्स है वो इंटरलिंक्ड है, राइट? क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑलरेडी डिफाइन कर दी तो रिटेलर यहाँ पे कंज्यूमर्स से कोई भी पैसे चार्ज नहीं कर सकता एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे चीटिंग इम्पॉसिबल हो गई। जब चीटिंग इम्पॉसिबल हो गई तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स के माइंड में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया पर्टिकुलर ब्रांड को लेके, राइट? तो यहाँ पे भी यही बात कह रहा है कि कंज्यूमर ये जानता है कि प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हुआ है उसकी क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया होगा क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ट्रेड नेम या ट्रेडमार्क के अंदर बनाया गया है। ठीक, आई होप एडवांटेजेस समझ में आ गए। अब देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस। डिस्कस करते हैं हम लोग लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस ब्रांडिंग के। सबसे पहला है हमारा कॉस्ट। If anyone wishes to create and maintain a strong brand presence, it can involve a lot of design and marketing cost. A strong brand is memorable, but people still need to be exposed to it. This often requires a lot of advertising over a long period of time, which can be very costly. There are also costs involved with the creating of brand image or logo, paying for a designer, printing new letterheads or business cards, etc. अब अगर कोई भी बिजनेस फर्म चाहती है कि उसकी ब्रांड के प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल होते रहें तो उसको अपनी ब्रांड की प्रेजेंस को बनाए रखना पड़ेगा मार्केट में, राइट? अब इस ब्रांड की प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए उसको काफी एक्सपेंसेस भी लगाने पड़ेंगे, काफी खर्चा भी करना पड़ता है। ठीक है, ज्यादा एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है ना? और जो कुछ इंटरनल एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी बियर करना पड़ता है। जैसे कोई कंपनी है, अगर उसने अपने लोगो को ही चेंज करना है, ठीक है, और अगर मैं बात करूं बिजनेस कार्ड्स हैं उनको भी बनाते हैं क्योंकि जो भी ब्रांडेड कंपनीज होती हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को फ्रेम करती हैं तो आप देखते हैं उनके साथ वारंटी कार्ड्स भी होते हैं, बिजनेस कार्ड्स भी होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये सब एक्सपेंसेस को बियर करना पड़ता है मैन्युफैक्चरर को, जो कि काफी कॉस्टली भी हो जाता है। ठीक, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जो लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट है जो मुझे याद आ रहा है वो है डॉलर वेस्ट का। ठीक है, अगर आप इसमें ऐड देखा होगा तो आई रिमेम्बर अक्षय कुमार उसका ऐड करते हैं तो वो बताते हैं कि डॉलर का जो लोगो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, अब डॉलर कुछ नए फॉर्म में आने लग गया है नए लोगों के साथ, राइट? तो हमको तो यहाँ पे दिख गया कि हाँ ठीक है लोगो ही तो चेंज हुआ है, लेकिन इसके पीछे कंपनी ने कितना खर्चा किया होगा, उसको कितनी कॉस्ट आई होगी ये हम नहीं जानते हैं, राइट? क्योंकि वो एक क्या है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है। तो ऐसे एक्सपेंसेस कंपनी को बियर करने पड़ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हायर प्राइजेस। यूजुअली कस्टमर्स हैव टू पे हाई प्राइजेस फॉर द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कंपेयर टू अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स। द हायर प्राइस इज एक्सप्लेन्ड बाय एडिशनल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मार्केटिंग एक्सपेंडिचर incurred by the supplier in developing and supporting the brand. अभी ये डिस्कस ही किया था हमने कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रहते हैं उनके प्राइसेस हाई रहते हैं और वो हाई इसलिए रहते हैं क्योंकि उसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है और जो उनका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर रहता है वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट से ज्यादा रहता है। इसीलिए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हमारे काफी कॉस्टली भी होते हैं। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लो प्रॉफिट मार्जिन. Branded goods give low profit margin to the dealers. When the customers are highly loyal to a brand, the firms enjoy a supremacy over the dealers and they will be forced to deal at a profit margin decided by the firm. अब जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन काफी कम रहता है, ठीक है, क्योंकि जो इसका कॉस्ट होती है, जो इसकी प्राइस होती है प्रोडक्ट की, वो कौन डिसाइड करता है? जो मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक. तो यहाँ पे जो डीलर होता है प्रोडक्ट का, उसको इतना ज्यादा फायदा नहीं मिलता, उसको इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है. वहीं अगर वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल करता है तो उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है. तो एक तरह से डीलर्स के लिए डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट को भी सेल कर रहे हैं और उनको इतना प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं मिल रहा है, ठीक. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट पॉइंट हमारा ब्रांड मोनोपोली. तो ब्रांडिंग में लीड टू ब्रांड मोनोपोली विच इज नॉट डिजायरेबल सिचुएशन इन अ मार्केट. अ मोनोपोली ब्रांड can exercise control over the demands for the products. It can also charge undue prices for the product. अब ये पॉइंट मुझे लगता है आपको समझाने की जरूरत नहीं है. ये पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर ब्रांड कोई अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करेगा मार्केट में, तो ऑब्वियस सी बात है वो मनचाहा पैसा चार्ज करेगा कंज्यूमर्स से, और कंज्यूमर्स को देना भी पड़ेगा, जो कि मार्केट में ये सिचुएशन बहुत ही खराब होती है अगर कोई भी ब्रांड अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश करता है तो, ठीक. लास्ट पॉइंट हमारा impersonal. One of the main problems with many branded business is that they lose their personal image. The ability to deal on a personal basis with the customers is one of the biggest advantage small business have, and poorly designed branding could give customers the impression that the business is losing its personal. देखिए, मार्केट में अगर कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना है ना, तो सबसे जरूरी होता है पर्सनल टच होना, राइट. क्योंकि अगर आप देखेंगे जो स्मॉल बिजनेस फर्म्स होती हैं, अगर मैं बात करूँ आपकी लोकेलिटी में भी अगर कोई शॉप होगी, तो वहाँ पे आपका कहीं ना कहीं कोई पर्सनल टच होगा, है ना. अगर आप वहाँ पे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो अगर आपके पास उस टाइम पे कैश भी नहीं है, तो आपका जो शॉपकीपर है वो कहता है चलो ठीक है बाद में दे देना. तो ये क्या है, एक तरह से पर्सनल टच बनाने की कोशिश करी जाती है, ठीक है. अगर प्रोडक्ट की प्रॉपरली ब्रांडिंग नहीं की जाती है तो कंज्यूमर्स के माइंड में क्या इंप्रेशन आता है कि ये पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट अब मार्केट लूज कर रहा है, और जब पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट मार्केट लूज कर रहा है तो वो पर्सनल टच जो कंज्यूमर्स के साथ था वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है. सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और आज का सेशन हमारा यहीं तक था. मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. अपने फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है. तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर.